जमीयत उलमा 105 साल पुरानी जमात 1919 में ये जमीयत बनी थी। मुल्क की आज़ादी में इसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस जमात से मौलाना आज़ाद का भी ताल्लुक़ था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, ये वो हजरात थे जो जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और कई साल तक ये जेल में रहे। और जिन बुजुर्ग ने इस जमात को कायम किया, शेखुल हिंद, वो माल्टा की जेल में पौने 4 साल थे। जब उन्हें यहाँ बम्बई के साहिल पर लाकर आज़ाद किया गया तो उनके इस्तक़बाल के लिए गांधी जी भी बम्बई आए थे। जमीयत उलमा के बड़े बड़े काम, मुल्क की आज़ादी में तो इसने हिस्सा लिया ही, और यही वो जमात है जिसने मुल्क के बंटवारे की मुखालिफत की। सबसे पहली लड़ाई जमीयत उलमा ने मुस्लिम लीग से और मिस्टर जनाह से लड़ी। जमीयत उलमा का कहना यह था कि हम सब यहाँ सदियों से एक साथ रहते आए हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। ये बंटवारा हमारे मुल्क की ताकत को ख़त्म कर देगा और ये अंग्रेज़ों की साजिश है। वो हमको कमज़ोर करना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर ये मुल्क एक साथ रहा तो ये बहुत जल्दी सुपर पावर बन जाएगा, इसकी ताकत को बांट दें। इस तरह हिंदू मुस्लिम लगा करके इस मुल्क की तक़सीम की गई। जमीयत उलमा ने उसकी मुखालिफत की। उसके साथ साथ जमीयत उलमा ने जो हमारा ये आइन और दस्तूर और संविधान है, इसको सेकुलर किरदार दिलवाने में बड़ा बुनियादी और अहम किरदार अदा किया है जमीयत उलमा। जब मुल्क तकसीम हो गया तो जमीयत उलमा सियासी और इलेक्शन की सियासत से वो अलग हो गई। अब इसका काम सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना, बिला किसी भेदभाव के, बिला किसी मजहबी तफरीक के। जहाँ भी कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है तो जमीयत उलमा वहाँ जाकर काम करती है और उसमें कोई भेदभाव नहीं करती, सबके लिए काम करती है। ये वक्फ का जो मसला इस वक्त खड़ा किया गया है, वो बदनीयती से उसको खड़ा किया गया है। वक्फ के सिलसिले में जमीयत उलमा शुरू से कोशिश करती रही। वक्फ के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ हमारा मजहबी और धार्मिक मामला है। जैसे मस्जिद है, मदरसा है और हमारी नमाज है, ज़कात है, हज है, ये हमारी धार्मिक चीज़ें हैं। इसी तरह वक्फ भी हमारी धार्मिक चीज़ है, हमारी दीनी और मजहबी चीज़ है। और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, ये ना अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को दी है और ना अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद किसी गवर्नमेंट ने मुसलमानों को दी है। वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने मुस्लिम समाज की भलाई के लिए वक्फ किया। हमारे यहाँ वक्फ के सिलसिले में ये है कि वक्फ करने वाले ने, ये प्रॉपर्टी देने वाले ने जिस काम के लिए दी है उसको उसी काम में खर्च किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड भी अगर उसके अलावा खर्च करना चाहे तो वो खर्च नहीं कर सकता। ये हमारा बिल्कुल धार्मिक और मजहबी मामला है। इसलिए अभी जो ये बिल लाया गया है वो हमारे मजहबी मामले में मुदाखलत करता है, साफ साफ। अभी जैसे उसकी दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि वक्फ के जो मामलात होते हैं, जो उसमें केस होते हैं, मुकदमात होते हैं, तो वक्फ का एक ट्रिब्यूनल है, वो उसमें जाता है और वो फैसले करता है। उसका फैसला आखिरी फैसला होता है। अब ये जो तरमीमी बिल ये ला रहे हैं, ठीक है जी, रोज मौलाना ये बताइए, जो फिलहाल केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में जो ये कानून लाने की कोशिश करी, उस पर आज भिवंडी के सांसद वालिया मामा यहाँ पहुँचे हैं मदरसे में। बताइए जरा, क्या आप लोगों का मुतालबा है, क्या डिमांड है, क्योंकि ये खुद उस टीम के एक सदस्य मेंबर हैं। जी जी, हमने अपने हल्के के संसद
बालिया मामा को यहाँ आने की दावत दी और हमारा मकसद यही था कि चूँकि ये जेपीसी के एक अहम मेंबर हैं, हम उनके सामने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसके बारे में तबादले ख्याल करें। हमने इनके सामने चंद बातें रखी हैं। पहली बात तो ये कि वक्फ का मसला खालिस मजहबी और दीनी मसला है। वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो मुसलमानों को न अंग्रेज़ों ने दी है और न किसी सरकार ने दी है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अपने समाज की भलाई के लिए और उसकी फलाह और बहबूद के लिए वक्फ की है और ये प्रॉपर्टी अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है तो वो किसी की मिल्कियत में नहीं रहती, वो अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है और उसको खर्च करना वक्फ करने वाले के मंशा और मुताबिक उसके मंशा के मुताबिक ज़रूरी होता है। ये अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है इसमें 2-3 बातें बड़ी ख़तरनाक हैं। पहली बात तो ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो था उसका फैसला आखिरी फैसला समझा जाता था कि वो कौन सी जायदाद वक्फ की है, कौन सी वक्फ की नहीं है, लेकिन अब इसमें ये तरमीम कर दी गई कि ट्रिब्यूनल के फैसले को कलेक्टर के यहाँ चैलेंज किया जाएगा और सब जानते हैं कि कलेक्टर सरकारी आदमी होता है, वो सरकार की मंशा और मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। इसलिए ये खतरा है कि पूरा कलेक्टरी राज कायम हो जाएगा, गवर्नमेंट जो चाहेगी कलेक्टर से फैसला करवाएगी। दूसरी बात यह है कि ये हमारा मजहबी मामला है, लिहाजा इस मजहबी मामले में हमारे किसी दूसरे धर्म के भाई को दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के मंदिर होते हैं और सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, ईसाइयों के चर्च होते हैं, तो उनकी कमेटियों में किसी मुस्लिम को नहीं रखा जाता, तो इसी तरह वक्फ बोर्ड की कमेटी में किसी दूसरे धर्म के भाई को नहीं रखा जाना चाहिए जो ये हुकूमत उसमें रख रही है। तीसरी चीज़ ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से जो आमदनी होगी, हुकूमत ये चाहती है कि वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक उसको खर्च करे, जिसको चाहे दे, चाहे वो मुसलमान को दे या किसी दूसरे धर्म के आदमी को दे, वो अपनी मर्जी चलाना चाहती है। गोया वक्फ बोर्ड को वो अपने पूरे तौर से कंट्रोल में लेना चाहती है और बहाना वो ये कर रही है कि वक्फ बोर्ड में बदउनवानी है। ठीक है, वक्फ बोर्ड में बदउनवानी है, लेकिन बदउनवानी का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप पूरे वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लें और उसमें अपना मनमाना तसर्रुफ करें। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक आदमी बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी का इलाज करने के बजाय आप उसका गला ही काट दें, उसका जो है वजूद ही ख़त्म कर दें। तो ये जो तरमीमी बिल आ रहा है उसका यही हाल है। 40 तब्दीलियां उसमें की जा रही हैं। हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ एक 2013 जिस तरह था उसको उसी तरह बाकी रखा जाए, उसमें किसी तरह की कोई ऐसी तब्दीली जो वक्फ की हैसियत को बदले या वक्फ में खुर्द बुर्द हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने मोहतरम संसद साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप उस कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रुकन हैं, आप इस मसले को उस कमेटी में उठाइए और वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत में आप हमारा साथ दें। मामा ये बताइए कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल सरकार लाने जा रही है उस कमेटी के आप एक अहम सदस्य हैं और चूंकि आप भिवंडी शहर के सांसद भी हैं और उस कमेटी के मेंबर भी हैं और आज जमीयतुल उलमा के जो भिवंडी शहर के जिम्मेदार हैं उन्होंने आज आपको यहाँ बुलाया है उस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर बात करने के लिए। उसको आप कैसे देखते हैं और किस तरह से आप संसद में जब अगला सेशन शुरू होगा तो उसमें किस तरह से आप इस चीज़ की पैरवी करेंगे, इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करेंगे? देखो, सबसे पहले तो अभी गवर्नमेंट के तरफ से जो वक्फ का अमेंडमेंट बिल आया है ये थर्सडे को कुछ लाया गया दोपहर के बाद में, और जो कमेटी बनाई वो फ्राइडे के बाद बनाई। फ्राइडे को तो हमारा सेशन ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद में जो 21 लोगों की कमेटी बनाई है उसमें मेरे पार्टी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये पार्टी की ओर से मेरा भी नाम
उसमें है। पहले तो वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर जैसे ही मौलाना साहब का मेरे को मैसेज आया, आज आके उनसे मिला, इसके बारे में बहुत कुछ समझा हो, और आगे भी जब जब ये हमारा मीटिंग रहेगा इसके बारे में, तो उससे पहले जो हमको लेटर आता है जिसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखे रहते हैं, मैं मौलाना साहब से वही बोला कि बहुत कुछ पहले तो इसमें मुझे समझना है, पर इतना पक्का बात है, जो भी ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसमें हम लोग खुद सेकुलर वाले हैं, तो इसमें हम लोग खुद भी चाहते हैं कि किसी धर्म के मामले में, जैसे हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, तो उसमें जो भी ऐसे जैसे नॉन मुस्लिम है, नॉन हिंदू है, जो भी है, तो ऐसे नहीं रहने चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट ने जो लाया है बिल, उसे मेरे को समझने दो, फिर मैं आपके सामने आके जितना भी जो भी बिल के बारे में बोलना है वो मैं आपसे बात करूँ। मामा, ये भी महाराष्ट्र में और खुद जो AMIM के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो महाविकास आघाड़ी के सरकार है, यानी इस बार जो जनता जनार्दन ने अपना मैंडेट दिया है महाविकास आघाड़ी को, जिसमें से सेना ग्रुप के यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके सांसदों ने वॉकआउट कर दिया और सदन से निकल के जब ये बिल को लाया जा रहा था संसद में, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो मुझे भी मालूम नहीं, मैं बोला ना ये लाया थर्सडे को, और मेरे को थर्सडे की क्या है, फ्राइडे को मॉर्निंग में प्रोग्राम था, जो RC पाटिल साहब है उनके वसंतराव नाइक का हर साल प्रोग्राम रहता है, तो वो प्रोग्राम के हिसाब से मैं 4 बजे की कुछ मेरी फ्लाइट थी, तो मैं वहाँ से थर्सडे को निकलने के बाद ये अमेंडमेंट बिल रखा गया, तो इसके लिए मुझे भी खुद को मालूम नहीं था। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। पहले तो एक तो मेरे को बच्चे बहुत पसंद है, और यहाँ के सब बच्चे देखे, बच्चे भी बहुत खुश है, उनको देख के मैं और ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, एक आपका सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी, आपने उस दिन स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस पक्षाचा आधार नहीं है, जनाधार नहीं है। ये देखो, ये जो बात मैंने बोला, जबकि उन्होंने दूसरे पार्टी से प्रवेश किया, यही विधानसभा के ताल्लुक से, इसके लिए हो सकता है ना, पार्टी में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जिनका जनाधार हो, तो उनको तो दूसरे पार्टी से लेना होगा। हमारा इसके लिए मैं वो बात